नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेडता सिटी। हम आज संविधान निर्माण के बारे में जो हमारा पिछले वीडियो में जो टॉपिक अधूरा रह गया था, आज उसको पूर्ण करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में संविधान का अर्थ बताया था कि संविधान किसे कहते हैं, भारत के संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था, कैबिनेट मिशन आयोग कब आया था, कितने सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था, संविधान निर्माण के लिए कब कहाँ कौन सी बैठकें आयोजित की गई थी, प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन था, और इसके अलावा आपको संविधान की प्रमुख समितियां कौन थी उनके बारे में बताया था। तो संक्षेप में मैं पुनः दोहरा देता हूँ मुख्य बिंदु कि भारत के संविधान का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा किया गया था। ये 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। कैबिनेट मिशन आयोग मैंने बताया था कि 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। मैंने बताया था सर पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन आयोग के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन आयोग ने कहा था कि भारत की जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा उस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, और इन 389 सदस्यों का उन्होंने वर्गीकरण किया था कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमीशन क्षेत्रों से और 93 सदस्य देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत होंगे। फिर मैंने बताया था कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो जुलाई अगस्त 1946 को किया गया था, और चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। विभिन्न राज्यों की जो विधानसभा थी उनके सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, और चुनाव के लिए मैंने बताया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति काम में ली गई थी। इस निर्वाचन का जो परिणाम मैंने बताया था कि 208 स्थान कांग्रेस को मिले थे और 73 स्थान मुस्लिम लीग को मिले थे। मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति के कारण संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, और 22 जनवरी 1947 को यह पारित हुआ था। इसके बाद मैंने आपको समितियां बताई थी कि भारत के संविधान सभा के अंदर संविधान निर्माण के कार्य को सरल करने के लिए समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, और इसके अलावा संविधान के अंदर जो मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति का निर्माण किया गया था उसके सदस्य थे, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण समिति मैंने बताई थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हमें प्रारूप समिति से आगे की चर्चा करनी है आज। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारूप समिति का निर्माण कब किया गया। प्रारूप समिति का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। और ये जो प्रारूप समिति है संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, और इस समिति को जो काम दिया गया था वो बी.एन. राव के द्वारा, जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, बी.एन. राव के द्वारा भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप के ऊपर इस प्रारूप समिति को चर्चा करके अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने रखनी थी। तो प्रारूप समिति का क्या काम था? बी.एन. राव के द्वारा भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप के ऊपर चर्चा करके और उसके ऊपर अपना प्रतिवेदन है वो संविधान सभा के सामने इसको रखना था। और इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा के अंदर जितनी भी समितियां थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति ही थी। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। और वो 7 सदस्य कौन कौन से थे प्रारूप समिति में? प्रथम सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक दूसरे
दूसरा सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तीसरा सदस्य मोहम्मद सादुल्ला। चौथा सदस्य के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का पूरा नाम है। पांचवा सदस्य एन माधवन राव और छठा सदस्य टीटी कृष्णामाचार्य। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये जो टीटी कृष्णामाचार्य थे, टीटी कृष्णामाचार्य डीपी खेतान के स्थान पर लिए गए थे। डीपी खेतान। और ये जो सदस्य थे एन माधवन राव, वो बी.एन. मित्तल। खेतान साहब की मृत्यु होने के कारण प्रारूप समिति के अंदर टीटी कृष्णामाचार्य को लिया गया और बी.एन. मित्तल ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए एन माधवन राव को इसके अंदर लिया गया था। और समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कुल कितने सदस्य थे? 7। 6 तो इसके सदस्य हो गए एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन माधवन राव जो बी.एन. मित्तल के स्थान पर लिए गए थे बाद में, और टीटी कृष्णामाचार्य जो डीपी खेतान के स्थान पर लिए गए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इस समिति का प्रमुख कार्य संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा जो संविधान का सबसे पहले प्रारूप तैयार किया गया था, उस प्रारूप के ऊपर चर्चा करके अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपनी थी। इस प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट है वो 21 फरवरी 1949 को इसने अपनी 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट है वो संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दी। अब इसमें एग्जाम की दृष्टि से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति में था या प्रारूप समिति में नहीं है, या निम्न में से किस सदस्य का प्रारूप समिति से संबंध था। तो संबंध तो देखिए कितने व्यक्तियों का है? 2 व्यक्तियों का संबंध है। बी.एन. मित्तल का भी संबंध है, डीपी खेतान का भी संबंध है। या ये भी पूछ सकते हैं कि टीटी में कृष्णामाचार्य किसके स्थान पर लिए गए, एन माधवन राव किसके स्थान पर लिए गए। एक प्रश्न अक्सर कंपटीशन परीक्षाओं में आजकल पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे, वो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। तो ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति थी जो संविधान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, और इसीलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण और संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से मनु ने मनुस्मृति के माध्यम से प्राचीन समय का विधान था, उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में योगदान दिया और जिस संविधान के माध्यम से आज देश की शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है, तो इस कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा के अंदर शामिल नहीं हुआ। हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत थी जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा के अंदर शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा उस समय पंडित
महात्मा गांधी जो उस समय के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो संविधान सभा के अंदर शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा उस समय के तेज बहादुर स्प्रू, महत्वपूर्ण नेता थे उस समय के तेज बहादुर स्प्रू, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर स्प्रू संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य। भारतीय संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिला सदस्य थे। इसके अलावा जो भारत का जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए थे? लगभग 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए का भारतीय संविधान निर्माण में कुल खर्चा हुआ था। और संविधान बनाने के अंदर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इस अंतिम बैठक के अंदर संविधान सभा के ऊपर, संविधान के ऊपर कुल 284 सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर। 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। और अंतिम बैठक का जो समापन है वो वंदे मातरम और जन गण मन के द्वारा होगा। वंदे मातरम, इसके अंदर किया गया था वंदे मातरम और जन गण मन, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको गाया गया। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसको संविधान सभा की अंतिम बैठक के अंदर 24 जनवरी 1950 को गाया गया। और 284 सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान सभा के जो अधिवेशन हुए थे वो कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन। ये 24 जनवरी 1950 को जो अधिवेशन था, ये भारतीय संविधान सभा का कुल 11वां अधिवेशन था। तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और भारतीय संविधान सभा के अंदर संविधान के कुछ अनुच्छेद थे, वो 26 नवंबर, ये जो अधिवेशन था 11वां था। और 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान बनकर क्या हुआ था? तैयार। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और ये जो अधिवेशन था, जब 26 नवंबर 1949 को जो अधिवेशन था, वो 11वां अधिवेशन था भारतीय संविधान सभा का, जिसके अंदर भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और अंतिम अधिवेशन 12वां अधिवेशन था, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। लगभग 15 अनुच्छेद थे जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। और जो शेष संविधान है उसको 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम शेष जो संविधान है उसको कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो शेष संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और कुछ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे, 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसके 15 अनुच्छेद उसी दिन से लागू हो गए। परंतु संविधान का जो अधिकांश भाग है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब ऐसा क्या कारण है कि संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ वो 26 जनवरी को लागू क्यों हुआ 1950 को? तो इसका ये कारण था, एक इसकी ऐतिहासिक महत्व था। 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रात्रि 12 बजे का अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अधिवेशन आयोजित किया जाता है। और उस अधिवेशन के अंदर भारत में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया जाता है।
और इस बात की संकल्पना या संकल्प लिया जाता है कि अंग्रेज चाहे भारत को कभी भी आजाद करे, हम भारत की आजादी के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे और अंग्रेजों के द्वारा चाहे भारत को कभी भी आजादी मिले, हम जो अगली जो 26 जनवरी आएगी, यानी 1929 को था तो अगली 26 जनवरी 1930 को आनी थी, तो अगली जो 26 जनवरी आएगी, 26 जनवरी 1930 को, उस दिन से हम अपने को पूर्ण स्वतंत्र समझेंगे और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो ये जो 26 जनवरी जिसमें सबसे पहले देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इस 26 जनवरी की तिथि को यादगार बनाए रखने के लिए हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर ही तैयार हो गया था। भारत का जो संविधान बना था उस समय भारत के संविधान के अंतर्गत कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। संविधान निर्माण के समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे। संविधान के अंदर 22 भाग थे और संविधान के अंदर कुल 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां। संविधान निर्माण के समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। वर्तमान समय के अंदर 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और अनुसूचियों की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई है, टोटल 12 हो गई है। अब कुछ पुस्तकों में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 बताते हैं, परंतु उनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। संवैधानिक महत्व की दृष्टि से आज भी 395 अनुच्छेद समझे जाते हैं, 22 भाग समझे जाते हैं और अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12। क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल निषेध, जिसमें भू सुधार कानून रखे गए। फिर संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल निषेध कानून रखे गए। फिर 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा रखी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में व्यवस्था की गई और 12वीं अनुसूची के अंदर नगरीय स्थानीय स्वशासन के संबंध में प्रावधान किए गए। इस प्रकार पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। इस प्रकार संविधान में आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और इस प्रकार जो भारत का संविधान बना वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे अधिक जो स्पष्ट व्यवस्थाएं विश्व के किसी संविधान में यदि देखी जाती है तो भारत के संविधान में देखी जाती है। इसीलिए सर आइवर जनरल ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर रखा है। कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए इसे उधार का थैला भी कहते हैं, भानुमति का पिटारा भी कहते हैं। अलग अलग देशों से हमने जो अलग अलग व्यवस्थाएं ग्रहण की है इसलिए इसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। परंतु यदि सब आलोचनाओं को हम परे करके देखें तो भारत का संविधान विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधान है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और जनता इस संविधान का निष्ठा से पालन करे, इसके प्रति मान सम्मान रखे, इसकी मर्यादाओं का ध्यान रखे और संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई कार्य न करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।